मैं डॉक्टर इरशाद अली खान से आचार्य राजनीति विज्ञान विभाग। आज हम विशेष रूप से लॉक के व्यक्तिवाद, उदारवाद और उसके राजनीतिक विचारों की आलोचना का अध्ययन करेंगे। यानी कि हम लॉक का जो व्यक्तिवाद वैधता का सिद्धांत है, उसमें हम लॉक के दर्शन का सर्वाधिक शक्तिशाली तत्व तो उसकी व्यक्तिवादी धारणा से संबंधित है। यानी कि उसके संबंध में प्रोफेसर वाहन का कथन है कि लॉक की प्रणाली में प्रत्येक चीज का आधार व्यक्ति है, प्रत्येक व्याख्या का उद्देश्य व्यक्ति की प्रभुता को सुरक्षित रखना है। वेपर ने इस संबंध में लिखा कि लॉक की वाणी एक महान परंपरा के बारे में अंतिम महान वाणी तथा दूसरे महान परंपरा के बारे में प्रथम महान वाणी थी। वह प्राचीन परंपरा जिसका कि वह अंतिम प्रतिनिधि था, मध्यकालीन परंपरा है वह तथा वह नवीन परंपरा जिसकी वह प्रथम प्रवक्ता है, व्यक्तिवाद की परंपरा है। यानी कि लॉक ने विशेष रूप से वाहन जैसे दिखता है कि लॉक की व्यवस्था में प्रत्येक वस्तु व्यक्ति के चारों ओर चक्कर काटती है। प्रत्येक वस्तु को इस भांति सजा कर रखा गया है कि व्यक्ति की सर्वोच्च सत्ता सब प्रकार के से सुरक्षित रहे। हॉब्स ने, जैसा कि हम जानते हैं कि व्यक्ति को अपने दर्शन का केंद्र बिंदु बनाया है, परंतु हॉब्स के व्यक्तिवाद एवं लॉक के व्यक्तिवाद में भिन्नता है। हॉब्स ने प्राकृतिक अवस्था की एकाकी व्यक्ति से प्रारंभ करके निरंकुश प्रभु संप्रभुता का गुणगान किया। उसके दर्शन में प्राकृतिक दशा को घोर यातना और असुरक्षा सहन करने वाले व्यक्तियों ने एक व्यक्ति अथवा एक समूह का शासन स्थापित किया। परंतु लॉक का व्यक्तिवाद भिन्न ढंग का है। लॉक ने प्राकृतिक अवस्था के व्यक्तियों को एकाकी और निर्धन नहीं कहा, साथ ही लॉक के दर्शन में व्यक्तियों ने समस्त समाज को संप्रभु बनाया, किसी एक व्यक्ति को नहीं। इस प्रकार हम देखते हैं कि हॉब्स का व्यक्तिवाद स्वार्थी व्यक्तियों के चारों ओर चक्कर काटता है, जबकि लॉक का व्यक्तिवाद उदारवाद से ओतप्रोत है। यानी व्यक्तिवाद के बारे में हम कह सकते हैं कि राज्य का अधिकार व्यक्तियों की सहमति पर आधारित है। यानी कि लॉक ने राज्य की उत्पत्ति के संबंध में समझौता सिद्धांत को अपनाया, जिसका मूल विचार यह है कि राज्य की स्थापना व्यक्तियों की सहमति पर के आधार पर हुई। किसी व्यक्ति को राज्य की सदस्यता स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। प्रत्येक अवस्था के व्यक्तियों को समझौते में शामिल होकर राज्य का निर्माण करने की छूट है। जो व्यक्ति समझौते में शामिल नहीं होते वे प्राकृतिक अवस्था में ही बने रहते हैं। लॉक ने भावी पीढ़ियों को राज्य की सदस्यता स्वीकार करने या न करने की छूट दी। संक्षेप में लॉक ने राज्य सदस्यता के संबंध में प्रत्येक व्यक्ति की इच्छा का आदर किया, अतः वह एक व्यक्तिवादी विचारक रहा। राज्य के निर्माण का उद्देश्य व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा है। लॉक जीवन, स्वतंत्र, संपत्ति के 3 अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को प्रदान करता है। उन्हें वह व्यक्ति के जन्मसिद्ध, स्वाभाविक और प्राकृतिक अधिकार समझता है। राज्य का प्रादुर्भाव इन्हीं की रक्षा के लिए होता है। उसका मुख्य लक्ष्य व्यक्ति के अधिकारों को सुरक्षित रखना है। व्यक्ति के पक्ष में राज्य पर सीमाएं, जो मैक्सी के शब्दों में उसका कार्य राज्य सत्ता की स्थिति में उच्चतर बनाना ही नहीं अपितु उसकी मर्यादाओं का उल्लेख करना था। शासक समाज के प्रतिनिधि मात्र हैं। वे हॉब्स के लेवियाथान की भांति निरंकुश प्रभु नहीं हैं, किंतु केवल उतने ही अधिकार रखते हैं जो उन्हें व्यक्ति द्वारा दिए जाते हैं। लॉक का राज्य जनता द्वारा प्रदत्त शक्तियों का ही प्रयोग कर सकता है, क्योंकि राज्य जनता का मात्र एजेंट है। राज्य प्राकृतिक विधि के नियमों का उल्लंघन नहीं कर सकता जिनसे व्यक्तियों के प्राकृतिक अधिकारों का अतिक्रमण होता हो। राज्य अभी भी नागरिकों की संपत्ति का अपहरण नहीं कर सकता। अतः लॉक के राज्य की तुलना एक बड़ी लिमिटेड कंपनी से की जाती है, जिसमें कंपनी के संचालकों और हिस्सेदारों के दायित्वों को मर्यादित होते हैं। यानी कि व्यक्ति द्वारा राज्य का विरोध करता है। यानी कि लॉक के अनुसार राज्य का निर्माण जन कल्याण के लिए किया गया है। राज्य का एक ट्रस्ट के समान है। वह जनता की सहमति पर आधारित तथा वैधानिक होता है। वह हॉब्स के लेवियाथान की भांति असीमित अधिकार संपन्न निरंकुश प्रभु नहीं है। अतः यदि शासक निर्धारित उद्देश्य की पूर्ति में असफल रहे अथवा यदि वह अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन करने लगे, तो ऐसी स्थिति में उसके विरुद्ध विद्रोह या क्रांति करने का व्यक्ति को अधिकार है। व्यक्ति को धार्मिक स्वतंत्रता भी दी है इन्होंने। उसके धर्म विषयक विचारों में व्यक्तिवाद की स्पष्ट झलक है। वह प्रत्येक व्यक्ति को अंतःकरण के अनुसार धार्मिक पूजा और उपासना की स्वतंत्रता प्रदान करता है। उसके मतानुसार राज्य के सभी नागरिकों को इस बात की खुली छूट होनी चाहिए कि व्यक्ति
अपनी इच्छा अनुसार किसी भी धर्म या संप्रदाय का सदस्य बन सके। इस प्रकार जॉन लॉक ने व्यक्तिवाद की संपूर्ण व्यवस्था का केंद्र बिंदु व्यक्ति को माना है। बार्कर के शब्दों में लॉक ने व्यक्ति की आत्मा की सर्वोच्च गरिमा स्वीकार करने वाली और तथा सुधार चाहने वाली महान भावना थी। डेनिंग ने व्यक्तिवाद की आधारशिला मनुष्य के प्राकृतिक अधिकारों को राजनीतिक चिंतन के क्षेत्र में लॉक के सबसे महत्वपूर्ण देन स्वीकार किया है। मैक्सी के शब्दों में लॉक ने व्यक्तिवाद का अजय राजनीतिक तथ्य बताया। यानी कि इसके अलावा व्यक्तिवाद के संदर्भ में उन्होंने शक्तियों के विभाजन का समर्थन किया, यानी शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत का समर्थन किया। उसके अलावा उसने व्यक्ति साध्य और राज्य साधन है, सरकार व्यक्ति की सुख और सुरक्षा के लिए अस्तित्व में आया है, सीमित राजनीतिक शक्तियाँ प्रदान की गई है और व्यक्ति को अधिकार है कि वह कानूनों की जांच करे। यानी कि ये अधिकार इतने दिए गए हैं। क्रांति का यानी राज्य के विरुद्ध क्रांति भी कर सकता है, धार्मिक स्वतंत्रता भी है, व्यक्ति का अधिकार है वो कानून की जांच करे, शक्तियों के विभाजन करे, सीमित राजनीतिक जो शक्तियां प्रदान करे, सरकार व्यक्ति के सुख और सुरक्षा के अस्तित्व में रहे, राज्य जन इच्छा पर आधारित है, व्यक्ति साध्य और साधन भी है, राज्य की उत्पत्ति व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा के लिए। यानी इसके अलावा इसकी आलोचना भी की गई कि लॉक के व्यक्तिवाद संबंधी विचारों में अंतर्विरोध है। व्यक्ति को अपने चिंतन में अत्यधिक महत्व देते हुए लॉक ने उसे संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न नहीं माना, क्योंकि उसने अपनी विचारधारा में बहुमत को अत्यधिक महत्व प्रदान किया है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि किसी व्यक्ति विशेष अथवा अल्पमत को बहुमत के निर्णय को स्वीकार कर लेने एक अपरिहार्य आवश्यकता है। यदि व्यक्ति पूर्ण प्रभुत्व संपन्न है तो उसे अपनी निजी निर्णय का केवल इसलिए परित्याग कर देना को बाध्य नहीं किया जा सकता कि बहुमत उससे सहमत नहीं है। इसी प्रकार लॉक ने अत्याचारी शासन के विरुद्ध विद्रोह का अधिकार दिया है, वह भी बहुसंख्यकों को दिया है, व्यक्ति को अथवा अल्पसंख्यकों को नहीं। इन्हीं तर्कों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि लॉक की व्यवस्था में व्यक्ति वास्तव में प्रभुत्व संपन्न नहीं। इसलिए सेबाइन का मत है कि लॉक ने सामुदायिक हित को बिल्कुल अधिक बजाया है। यानी प्रत्येक वस्तु उसके चारों तरफ होती है। उदारवाद के संबंध में भी लॉक ने जो उदारवाद की धारणा दी, लॉक के उदारवाद को जानने से पूर्व हमें यह जानना होगा कि उदारवाद क्या है। उदारवाद एक ऐसी विचारधारा है जो व्यक्ति और राज्य दोनों के हितों को बराबर महत्व देते हैं। उदारवाद का मत है कि व्यक्ति के अधिकारों, स्वतंत्रता, विवेक को उचित सम्मान होना चाहिए, साथ राज्य को भी व्यापक शक्तियां प्रदान की जानी चाहिए ताकि वह जनता की समस्याओं का समाधान कर सके और जिन इच्छाओं और आकांक्षाओं को पर खरा उतर सके। जॉन लॉक जिन प्राकृतिक अधिकारों की बात करते हैं वे उदारवाद की दिशा में अति महत्वपूर्ण माने जा सकते हैं, जैसे विवेक में आस्था, यानी कि उदारवादी विचारधारा का प्रमुख आधार विवेक और बुद्धि में मूलभूत आस्था है। लॉक तत्कालीन यूरोप में ईसाईयत ने मानव के विवेक के कठिन बंधनों से जकड़ रखा था, लेकिन लॉक ने इसका विरोध किया और लोगों को स्वयं अपने विवेक के आधार पर सोचने के लिए प्रेरित किया। व्यक्ति साध्य राज्य साधन है। उदारवाद का केंद्र बिंदु व्यक्ति होता है। लॉक ने भी व्यक्ति के हितों को उचित संरक्षण करते हुए उसे साध्य माना। लॉक का मत है कि व्यक्ति राज्य के लिए नहीं वरन राज्य व्यक्ति के लिए बना है, अतः राज्य का यह दायित्व बनता है कि वह व्यक्ति की समझ आने वाली प्रत्येक समस्या का समाधान करे, ऐसा प्रयास करे कि जिससे व्यक्ति का जीवन उन्नत और खुशहाल हो सके। राज्य मानव निर्मित संस्था है, यानी उदारवाद की भांति जॉन लॉक राज्य को मानव निर्मित संस्था मानता है। उसका मत है कि मानव ने अपनी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए राज्य का निर्माण किया है, अतः राज्य मानव निर्मित होने के कारण मानव के प्रति समर्पित भाव से कार्य करेगा। प्राकृतिक कानून, यानी लॉक ने प्राकृतिक नियमों की सर्वोच्च नैतिक नियमों के रूप में स्वीकार किया। उसने बॉन्डो और ग्रोशियस की तरह ही उन्हें प्रत्येक निरंकुश सत्ता की सीमित करने के लिए अस्त्रों के रूप में प्रयोग किया। बार्कर के अनुसार हम सामान्यतः लॉक को सामाजिक समझौते का प्रवर्तक होना मानते हैं, लेकिन उसके बारे में यह सोचना अधिक न्याय युक्त होगा कि वह प्राकृतिक नियमों की संपूर्णता का प्रवर्तक है। प्राकृतिक अधिकार के बारे में भी उन्होंने कहा था कि जॉन लॉक ने 3 प्रकार के प्राकृतिक अधिकारों को उल्लेख किया, जीवन, संपत्ति, स्वतंत्रता का अधिकार। इसके संदर्भ में लॉक का मत है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने जन्म के साथ ही इन 3 अधिकारों को लेकर पैदा होता है, जिन पर प्रतिबंध लगाने का किसी
भी शक्ति का अधिकार नहीं है। प्राकृतिक अवस्था में भी मानव इन अधिकारों का उपभोग करता है। प्राकृतिक अधिकारों का विचार प्रस्तुत कर लोक न केवल व्यक्ति के गौरव को बढ़ाया है, अपितु उदारवाद का मुख्य आधार व्यक्ति के अधिकारों को प्रमाणित सिद्ध करने का प्रयत्न किया। शक्ति विभाजन या शक्ति पृथक्करण जो है, जॉन लॉक ने सरकार के अंगों के बारे में उल्लेख करते हुए साथ ही ये स्पष्ट किया कि सरकार के अंग एक व्यक्ति के हाथ में नहीं होने चाहिए। अर्थात लॉक शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत की आवश्यकता पर बल देता है। उसका मत है कि ऐसा न होने की स्थिति में अधिनायकवाद को बढ़ावा मिलता है, जो व्यक्ति के अधिकारों और स्वतंत्रताओं के लिए घातक कार्य होता है। यह अतः शक्ति पृथक्करण होना चाहिए। लोक कार्य विचार उदारता का आरंभ स्तंभ है। आगे चलकर मॉन्टेस्क्यू ने अपनी कृति द स्पिरिट ऑफ लॉज में इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। आधुनिक राज्यों ने भी इस विचार को स्वीकार कर ऐसे अपनाने का प्रत्येक संभव कोशिश की। विद्रोह का अधिकार भी इन्होंने दिया, क्रांति का अधिकार जिसे कहते हैं। जॉन लॉक का मत है कि राज्य का निर्माण मानव ने अपनी आवश्यकताओं और सुविधाओं की पूर्ति के लिए किया है। यदि राज्य ऐसा करने में असफल रहा और वह जन इच्छाओं और आकांक्षाओं पर खरा नहीं उतरता है तो जो ऐसे राज्य का या सरकार का विरोध करने का अधिकार है। अर्थात विद्रोह या क्रांति के माध्यम से ऐसी सरकारों को हटा सकती है। इस प्रकार लोक ने विद्रोह को सुरक्षित रखने का प्रयास किया। सीमित सरकार के बारे में भी उन्होंने कहा, राज्य की उत्पत्ति व्यक्ति के हितों की रक्षा के लिए होती है। राज्य सत्ता के सुचारू रूप से संचालन हेतु सरकार की स्थापना की जाती है, जिसे जीवन, संपत्ति और स्वतंत्रता के अधिकार की रक्षा का दायित्व सौंपा जाता है। शेष अधिकार जनता के पास होते हैं। इस प्रकार लोक ने प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत के माध्यम से राज्य व सरकार की स्वेच्छाचारी और अमर्यादित शक्ति पर घोड़े की लगाम का काम करता है। इस प्रकार से हम इसी आधार पर लास्की ने लोक के राज्य को एक विशाल, मर्यादित और भार वाली कंपनी की संज्ञा दी जो संपत्ति की रक्षा करती है। इस तरह सम्मिश्र सरकार का विचार उदारवाद और लोकतंत्र की विचारधारा के अनुकूल है। सरकार को असीमित करने का अर्थ तानाशाही को प्रोत्साहन देना है। रूढ़िवादी विचारों में आस्था नहीं, यानी कि उदारवादी मानवीय विवेक में विश्वास करता है। किसी भी ऐसे रूढ़िवादी विचार, सिद्धांत और संस्था को स्वीकार नहीं करता जो बुद्धिसंगत स्वीकार को तैयार नहीं है। जो बुद्धिसंगत है, चाहे वह कितनी पुराना क्यों ना हो या उससे कितना भी पवित्र क्यों ना नहीं माना जाए। उदारवाद का विश्वास है कि यदि गति के लिए इतिहास और परंपराओं के प्रति विद्रोह किया जाना आवश्यक हो तो इस प्रकार का विद्रोह अवश्य ही किया जाना चाहिए। लोक निरपेक्षता के बारे में भी इन्होंने दिया है। जॉन लॉक के समय यूरोप में धर्म के नाम पर अनेक बुराइयों को प्रोत्साहन मिल रहा था। कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट में स्वच्छता की जोरदार संघर्ष चल रहा था। जनता के ऊपर धर्म लादा जा रहा था, जिससे लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता खतरे में पड़ चुकी थी। चर्च एवं पादरी धर्म की आड़ में कुकर्म कर रहे थे, जिसकी लाक ने कड़े शब्दों में निंदा की। धार्मिक सहिष्णुता एवं भाईचारे की नीति का प्रतिपादन किया। उसने लोगों को आह्वान किया कि वे धर्म के मामले में पूर्ण स्वतंत्र है। लॉक के इस धर्म संबंधी विचार ने धर्मनिरपेक्ष राज्य का बीजारोपण किया। लॉक का मत है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होता, न ही राज्य के द्वारा किसी धर्म विशेष को संरक्षण प्रदान किया जाएगा, न ही राज्य धर्म के आधार पर भेदभाव करेगा। राज्य के अंतर्गत सभी धर्मों का समान रूप से पालन होगा, समान रूप से विकसित करने का अवसर मिलना चाहिए। लॉक के इस क्रांतिकारी विचार का प्रभाव अमेरिका, यूरोप सहित अनेक राष्ट्रों पर पड़ा और नव स्वतंत्र राष्ट्रों ने अपने संविधानों में भी धर्मनिरपेक्षता की नीति को अपनाया। प्रजातंत्र का भी इन्होंने समर्थन किया। प्रजातांत्रिक पद्धति का समर्थन उदारवादी का स्थायी आधार है। उदारवाद का जन्म ही स्वेच्छाचारी शासन की प्रतिक्रिया स्वरूप हुआ और लोक प्रभुता उदारवाद का मूल तत्व है। उदारवादी विचारधारा के अनुसार सभी मानव स्वतंत्र उत्पन्न होते हैं, इसलिए किसी को भी दूसरे पर उनकी सहमति के बिना शासन करने का अधिकार नहीं होता है। शासन की शक्ति जनता में निहित होती है। लोक इस सिद्धांत का अधिक आधुनिक युग का प्रवर्तक कहा जा सकता है, जिसने राज्य को मानव कृत्य बताकर सरकार को मर्यादित कर जनता को क्रांतिकारी का अधिकार तथा लोक प्रभुता का सिद्धांत प्रतिपादन कर दिया। इससे लोकतंत्र को बल मिला। इसमें साथ ही संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा 10 दिसंबर 1948 लोक के प्रभाव को इंगित करती है। यानी कि हम इसके राजनीतिक विचारों की भी हम आलोचना करते हैं तो हम पाते हैं कि
लोक के राजनीतिक विचार की कड़ी आलोचना भी की गई है और हॉब्स जैसी पहली दृष्टि सूक्ष्म विवेचना शक्ति और कल्पना की ऊंचा उड़ान भरने की सामर्थ्य नहीं थी लोक की। उसके विचारों में बड़ी अस्पष्टता, परस्पर विरोधी और असंगतियाँ थी। यानी कि इसमें प्राकृतिक यानी मानव स्वभाव संबंधी आदर्शात्मक जो दृष्टिकोण था, लोक का मानव स्वभाव संबंधी दृष्टिकोण एक पक्षीय है। उसने मनुष्य में केवल अच्छाइयों की अच्छाई देखी। वह मनुष्य को नैतिक, दयालु और साहस, सहयोगी और सामाजिक मानता है। मानव स्वभाव की कल्पना यथार्थ कम और आदर्श अधिक दिखती है। प्राकृतिक अवस्था का अवास्तविक चित्रण किया है इन्होंने। यानी मानव स्वभाव की भ्रांति धारणा धारणा के आधार पर लोक ने ऐसी प्राकृतिक दशा का चित्रण किया जो इस भूतल में कहीं दृष्टिगोचर नहीं होती है। उसने प्राकृतिक अवस्था को शांत और नैतिक बतलाया। उसके मतानुसार इसमें न केवल अखंड शांति का साम्राज्य था, किंतु सब मनुष्य न्याय की स्थापना करने वाले प्राकृतिक नियमों का पालन करते थे। सच्चाई यह है कि आज इतनी अभूतपूर्व प्रगति होने के बाद भी ऐसी शांत स्थिति नहीं आ पाई है। आज भी घोर अशांति, अराजकता और भय का साम्राज्य है। तो यह कैसे माना जाए कि लोक द्वारा चित्रित प्राकृतिक अवस्था सही थी? व्यक्तिगत संपत्ति के संबंध में भ्रांति धारणा, यानी व्यक्तिगत संपत्ति के संबंध में लोक के विचार पूंजीवादी वर्ग को निश्चित रूप से प्रबल समर्थन करते हैं। उसके मतानुसार जब कोई व्यक्ति प्रकृति प्रदत्त वस्तुओं को अपना श्रम से उपयोगी बना लेता है तो उन पर उसका व्यक्तिगत अधिकार हो जाता है। इससे स्पष्ट है कि पूंजीवाद का प्रबल पोषण किया है उन्होंने। राज्य की उत्पत्ति का एकमात्र कारण जनसहमति नहीं हो सकती। लोक राज्य निर्माण में सहमति को अत्यधिक महत्व देता है, जनसहमति को अत्यधिक महत्व देता है। परंतु इतिहास में ऐसे ही राज्यों का उल्लेख है जो बल व शक्ति के आधार पर बने व नष्ट हुए। लोक का समझौता अस्पष्ट दिखता है। यानी कि समझौते के बारे में लोक के विचार हॉब्स की भांति सुस्पष्ट और तर्कसंगत नहीं। लोक ने समझौते के संबंध में जो कुछ कहा है उसमें उसने यह बात स्पष्ट नहीं कही कि समाज व शासन की स्थापना के लिए अलग अलग दो समझौते हुए हैं या एक। पर जो कुछ उसने कहा उससे कुछ विचारकों ने यह निष्कर्ष निकाला कि समझौते दो हुए। कुछ विचारकों ने यह निष्कर्ष निकाला कि समझौता केवल एक ही हुआ तथा एक राजनीतिक समाज की स्थापना हुई। प्राकृतिक अवस्था में अधिकारों को मान्यता देना नितांत भ्रांतिपूर्ण। यानी लोक ने प्राकृतिक अवस्था में जीवन, स्वतंत्रता, संपत्ति के अधिकारों का अस्तित्व की बात कही। राजनीतिक समाज के निर्माण में पूर्व अधिकारों के अस्तित्व मात्र काल्पनिक है। निरंतर क्रांति की आशंका जो है, लोक के अनुसार यदि सरकार जनहित के विरुद्ध कार्य करे तो जनता के द्वारा विद्रोह करके सरकार को पदच्युत किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में लोक का दर्शन जनता के विद्रोह लाइसेंस बन जाता है और सरकार के पास अपनी सुरक्षा के लिए कोई साधन नहीं होता है। राज्य के स्वरूप का कोई मौलिक सिद्धांत नहीं। यानी लोक ने राज्य एवं सरकार की शक्तियों के विवरण को पढ़कर ऐसा नहीं लगता कि उन्होंने किसी मौलिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया, बल्कि ऐसा प्रतीत होता है कि वह अपने निबंध में इंग्लैंड के संसदीय शासन का आंखों देखा हाल लिख रहा है। इसके बाद में हम राजसत्ता विभाजित नहीं होती है और वैधानिक राजसत्ता का भी महत्व नहीं दिया इन्होंने। और संक्षेप में हम कह सकते हैं कि जॉन लॉक उदारवाद, जनतंत्र, नागरिक को मौलिक अधिकारों का प्रभावशाली प्रवक्ता रहे। मैक्सी के अनुसार 17वीं शताब्दी के इंग्लैंड के इसे दुर्बल पतले किताबी कीड़े डॉक्टर की गणना राजनीति शास्त्र में के अगर विचारकों में की जानी चाहिए, अमर विचारकों में की जानी चाहिए। यानी इसका महत्व भी है, प्रभाव भी है कि वह उदारवाद का जनक है। उसने अपने विचारों के माध्यम से उदारवादी सिद्धांतों का श्रीगणेश किया। उसके प्रमुख विचार सत्ता का स्रोत जनता है। शासन जनसहमति पर आधारित होना चाहिए। शासन की शक्ति सहमति पर आधारित होनी चाहिए। ये आदि उदारवाद के आधार स्तंभ है। वस्तु तो लोक दर्शन उदारवाद के अंतरात्मा है। दूसरा हम कह सकते हैं कि लोक के राजदर्शन में व्यक्तिवाद का प्रबल पोषण मिलता है। व्यक्तियों को प्राकृतिक अधिकार में विभूषित कर व्यक्ति की आत्मा की सर्वोच्च गरिमा को स्वीकार कर सार्वजनिक हित पर व्यक्तिगत कल्याण के संदर्भ में विचार करने का सुझाव देकर लॉक ने व्यक्तिवाद की दृष्टि सुदृढ़ पृष्ठभूमि तैयार की। जनता की सहमति पर आधारित वैधानिक शासन का विचार लॉक की महत्वपूर्ण देन है। लोक सीमित शक्तियों वाले शासित वर्ग की इच्छा पर आधारित शासन की धारणा का प्रतिपादन करने वाले प्रथम विचारकों में से एक है। मैक्सी के अनुसार लॉक ने पूर्व किसी राजनीतिक विचारक ने इतने स्पष्ट रूप से इस सिद्धांत का स्थापना नहीं की थी कि यदि कोई शासन प्रजाजनों की सहमति पर आधारित न हो तो उसे अवैध और निराधार कहा जाए। प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत राजनीतिक दर्शन
को लोक की सबसे विशिष्ट देन है। उसने जीवन स्वतंत्रता संपत्ति की को मनुष्य के जन्म से तो प्राकृतिक अधिकार मानते हुए यह कहा कि राज्य का कर्तव्य इनकी रक्षा करना है। वह किसी मनुष्य को कभी इससे वंचित नहीं कर सकता। यदि कोई राज्य ऐसा करता है तो व्यक्ति उसके विरुद्ध विद्रोह का अधिकार प्राप्त है। इसी से प्रेरणा पाकर अधिकांश राज्यों ने आजकल अपने संविधान में मौलिक अधिकारों का प्रावधान किए हैं। मॉन्टेस्क्यू से वर्षों पूर्व शासन के तीनों अंगों को में विभाजित कर उसने शक्ति प्रतिक्रमण सिद्धांत का भी बीजारोपण किया। ऐसा कहा जाता है कि उपयोगितावाद की शुरुआत भी लोक से हो जाती है। लोक ने व्यक्ति के आत्मिक उत्थान के साथ साथ भौतिक उत्थान को भी समन्वित करने की चेष्टा की। व्यक्ति की भौतिक समृद्धि और आर्थिक उन्नति को उसने बहुत प्रधानता दी। अपने लेटर्स ऑफ ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग में लोक ने सुख और दुख के सिद्धांत की खोज की और यह बताया कि दुख की कमी और सुख की अधिकता ही किसी वस्तु की उपयोगिता निर्धारित करती है। इस उपयोगिता को मानव स्वभाव के साथ संबद्ध कर लॉक बेंथम के राजनीतिक पूर्वज लगते हैं। जॉन लॉक का प्रभाव, जहां हॉब्स के सिद्धांतों को उसके जीवन काल में बहुत कम समर्थन मिला, भावी राजदर्शन पर भी उनका कम प्रभाव पड़ा, वहाँ लॉक के विचारों को उसके जीवन काल में ही न केवल बहुत सम्मान मिला बल्कि भविष्य में भी 2 शताब्दियों से अधिक समय तक यूरोप और अमेरिका के मनमानस पर उनका प्रभाव छाया रहा। मैक्सी के शब्दों में भावी पीढ़ियों ने हॉब्स का नहीं किंतु लॉक का समर्थन किया। फ्रांस और अमेरिका की जन क्रांतियों और आंदोलनों पर उसके विचारों का प्रभाव पड़ा। 20वीं शताब्दी में एशिया में होने वाली सभी राज्य क्रांतियां उससे प्रभावित रही। अमेरिका के संविधान निर्मित लॉक की 2 ट्रीटीज को बाइबल की तरह पवित्र मानते रहे। राजसत्ता सहमति पर ही आधारित रह सकती है। इस घोषणा द्वारा उसने साम्राज्यवाद और निरंकुश शासन प्रणाली का प्रबल विरोध किया। क्रांति के अधिकार का पोषण करके उसने समस्त निरंकुश शासकों को भारी चुनौतियां दी। लॉक के अनुभववाद का प्रभाव बर्कले और हुम पर पड़ा। लॉक के व्यक्तिवाद और अनुभववाद से फ्रांस में मॉन्टेस्क्यू प्रभावित हुआ। व्यक्ति की स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने के साधन के रूप में शक्ति प्रतिक्रमण सिद्धांत का प्रयोग करने वाले वह संभवतः सर्वप्रथम आधुनिक विचारक था। बार्कर के शब्दों में, लॉक के राजनीतिक सिद्धांत ने केवल इंग्लैंड को ही प्रभावित नहीं किया, यह फ्रांस में प्रविष्ट हुआ, रूस के माध्यम से फ्रेंच राज्य क्रांति में आया, यह उत्तरी अमेरिका की बस्तियों में प्रविष्ट हुआ और शमूल एडम्स और थॉमस जेफरसन के माध्यम से अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा में भी इसका समावेश हुआ। गेटल के अनुसार लॉक वर्तमान प्रजातंत्र और उदारवाद की आधारशिला है। मैक्सी के शब्दों में, निर्माण करने वाला हाथ कहीं वॉलपोल का, कहीं जेफरसन का, कहीं गैम्बेटा का, कहीं केवूर का था, किंतु प्रेरणा निश्चित रूप से लॉक की थी। आज हम इतना अध्ययन करेंगे। इसके बाद में हम जीन जैक्स रूसो का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।